चलो भाई, चैप्टर नंबर 5 क्रिस्टलाइजेशन वाला टॉपिक था, पोस्टपोनमेंट ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। पेज 160 161 इस पे टॉपिक पेंडिंग है, बाकी अपना पूरा चैप्टर जो है वो हो चुका है। ये पैकअप कर लेते हैं, ठीक है, स्टार्ट करें। चलो हाँ, ध्यान देना, पेज नंबर 161 से कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, फ्लोटिंग चार्ज और फिक्स चार्ज के बारे में हमने इंट्रोडक्शन लेवल पे देख लिया था चैप्टर में। फ्लोटिंग चार्ज में मैंने आपको बता दिया था इन्वेंट्री वाला एग्जांपल, जहाँ पे चार्ज एक टाइप ऑफ असेट के ऊपर रहेगा जैसे इन्वेंट्री, लेकिन वो इन्वेंट्री के यूनिट्स आप रोटेट कर सकते हो। पुराने यूनिट बेचो, नए यूनिट बनाओ, स्टॉक रोटेट करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम उतनी इन्वेंट्री मेंटेन करना जितनी इन्वेंट्री का आपने कमिटमेंट दिया या जितने का आपने बोरोइंग किया है। ये आइडिया था इसका। अब यहाँ पे जो फ्लोटिंग चार्ज के पोस्टपोनमेंट की बात हो रही है, उससे पहले क्रिस्टलाइजेशन भी डिस्कस हुआ था। उसमें मैंने आपको बोला कि जिस पॉइंट पे क्रेडिटर्स को ये लगने लग जाए कि अब हमारे पैसे वापस नहीं आएंगे या ऐसी कोई एक्टिविटी कंपनी की तरफ से नजर आ रही है, तो इमीडिएटली आपको चार्ज को क्रिस्टलाइज करवा देना चाहिए, मतलब फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स्ड में कन्वर्ट करवा देना चाहिए। अब यहाँ पे ये सब जो इन्होंने सिचुएशन बोली ना, पोस्टपोनमेंट, रिस्ट्रेंट ऑन द पावर और ये सब जो बातें कर रहे हैं, थोड़ा गोल गोल घुमाया हुआ है। मतलब आपको पहले प्रॉब्लम समझा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती है फ्लोटिंग चार्ज में, उसकी बात की, लास्ट में फिर एंड में जाके कंक्लूजन देते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों समझाया है, बट इतना कॉम्प्लिकेट करने से पहले मैं आपको शॉर्ट में उसका सॉल्यूशन समझा देता हूँ कि है क्या एग्जैक्टली। फिर हम लैंग्वेज के साथ पढ़ेंगे ना, तो आपको बात रिलेट होती जाएगी जो मैंने पहले आपको बताई। तो पहले आप उसका कंक्लूजन समझ लो। फ्लोटिंग चार्ज मैंने आपको बोला था, फिक्स जितना सिक्योर भी नहीं है और टोटली अनसिक्योर्ड भी नहीं है, कहीं ना कहीं बीच में है। वो इनएक्टिव चार्ज है, डोरमेंट चार्ज है, ऐसा भी टर्म मैंने यूज किया था। एक्टिव तब होता है जब सामने कंपनी ऐसी कोई डिफॉल्ट वाली एक्टिविटी करती है। तो ये फिक्स चार्ज जितना आपको श्योरिटी नहीं देता, लेकिन अनसिक्योर्ड जितना टेंशन में भी नहीं रखता। आपको पता है बैक ऑफ द माइंड कि हाँ, एक फ्लोटिंग चार्ज जैसा कुछ तो है हमारे फेवर में, हम टोटली अनसिक्योर्ड नहीं है। अब इसको हम पार्टली सिक्योर्ड नहीं बोल सकते। पार्टली सिक्योर्ड का मतलब तो क्या हो गया कि आपका जितना अमाउंट था उसमें से आधा पैसा आपको मिल जाएगा या कुछ परसेंट मिल जाएगा और कुछ परसेंट की गारंटी नहीं है। तो दिस इज नॉट एक्चुअली पार्टली सिक्योर्ड, बट कहीं ना कहीं जो अश्योरेंस लेवल होता है ना, फिक्स्ड चार्ज आपको जितना श्योरिटी देता है कि आपका पैसा सेफ है, फ्लोटिंग चार्ज आपको उससे थोड़ा कम श्योरिटी देता है। बिकॉज कहीं ना कहीं वो इन्वेंट्री रोटेट होती है। अगर कंपनी ने उतना स्टॉक मेंटेन नहीं किया फिर क्या होगा, प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो उसमें हो सकता है कि उतना अमाउंट जो आपका रिकवर ना हो पाए, तो एक थ्रेट फिर भी बना रहता है। अब मेरी ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर अगर मैंने चार्ज क्रिएट किया है स्पेसिफिक, तो यू नो कि ऑफिस बिल्डिंग कहीं जाने वाली नहीं, और जाएगी तो पता चलेगा आप बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, आइडिया लगेगा, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन इन्वेंट्री तो बेचने का पावर आपने खुद ही मेरी कंपनी को दे रखा है कि ठीक है आप यूनिट बेचते रहना और बनाते रहना, साइड पे रखोगे तो गुड्स वैसे ही ऑब्सोलीट हो जाएंगे। तो आपको मुझे पावर मजबूरी में देना पड़ा कि मैं स्टॉक रोटेट करता रहूं। बट एक तरफ मैं स्टॉक बेचता जा रहा हूँ और दूसरी तरफ मैं उसका प्रोडक्शन उतना नहीं कर रहा हूँ, इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, तो थ्रेट आ गया ना आपके ऊपर, ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो फ्लोटिंग चार्ज में कहीं ना कहीं टेंशन रहता है। दूसरा, अगर हम कंपेयर करें फिक्स चार्ज वर्सेस फ्लोटिंग, प्रायोरिटी किसको मिलेगी? फिक्स चार्ज को, ठीक है। फिक्स्ड वाला जो है सुपीरियर है, क्योंकि उसने तो एक पर्टिकुलर असेट पे, एक पर्टिकुलर असर्टेन यूनिट पे अपना चार्ज क्रिएट कर लिया। ओवरऑल इसमें आइडिया ये है कि अगर आप फ्लोटिंग चार्ज होल्डर हो, जैसे ही आपको ये पता चले कि भाई ऐसा कुछ पेमेंट का प्रॉब्लम होने वाला है और जो कंडीशंस आपने स्टार्टिंग में रखी थी कि ऐसा ऐसा इशू आया ना, तो हम क्रिस्टलाइजेशन करवा लेंगे और फिर अपने चार्ज को फिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो आपको ना अलर्ट रहना पड़ेगा। इमीडिएटली आपको इसका पेपर वर्क शुरू करना पड़ेगा। अगर आप डिले करोगे तो हो सकता है कि आपको इस चार्ज का कोई फायदा ना मिले और बाकी के चार्ज होल्डर्स या फिक्स चार्ज होल्डर्स आपसे आगे निकल जाएं, पहले पैसा क्लेम कर लें और आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए, ऐसा हो सकता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि यू हैव टू बी डिलिजेंट, एक्टिव एंड अलर्ट, एंड इमीडिएटली क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करने में आपको थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाना चाहिए, ये बोला हुआ है। आगे है समझ में? अब इसमें क्यों प्रॉब्लम आती है ऐसी, वो भी देख लो। जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ असेट पे फ्लोटिंग चार्ज आपने क्रिएट कर दिया, उसी टाइप की असेट के कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स पे कुछ लोग फिक्स चार्ज भी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड। किसी ने फिक्स चार्ज क्रिएट कर दिया मतलब फिर वो यूनिट वहीं के वहीं रहेंगे, फिर वो बिकेंगे नहीं, उसको साइड पे रख दिया जाएगा। उस सेंस में जिस असेट पे आपने फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया है, उस पे अगर किसी ने फिक्स चार्ज क्रिएट कर दिया, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिक्स चार्ज वाले को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि वो फिक्स्ड है। और आप फ्लोटिंग हो मतलब कहीं ना कहीं डोरमेंट हो, इनएक्टिव हो, तो फिक्स चार्ज वाला आपके बाद आएगा, लेकिन पैसे लेने आपसे पहले पहुंच जाएगा। समझ आ रही है ये चीज? तो ये जो थ्रेट है ना, ये थ्रेट की बात यहाँ पे की, बट ये थ्रेट 100% कवर हो सकता है, इसमें कोई ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। सॉल्यूशन है। इन्होंने पहले प्रॉब्लम समझा के इतना डरा दिया कि लगता है फ्लोटिंग चार्ज तो काम का ही नहीं है। फिर एंड में जो सॉल्यूशन दिया तो लगा फालतू में डरा रहे थे। सॉल्यूशन है तो पहले ही वो कर देंगे। सॉल्यूशन क्या है वो भी सुन लो। आप जब किसी असेट पे या टाइप ऑफ असेट पे फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करवाते हो, तो टर्म्स एंड कंडीशंस जो ना, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस ठीक से लिखवा लेने चाहिए, क्योंकि जो लिखा है बाद में वही माना जाएगा।
तो ये चीजें बोलते हैं अंडरस्टूड है, ये तो क्लियर है, हमने ऐसा सोचा था वैसा सोचा था, कभी नहीं। पेपर वर्क कर रहे हो तो हर छोटी से छोटी बात लिखवा लो, क्योंकि जो लिखा है बाद में वही माना जाएगा जब डिस्प्यूट होगा, फिर आपके मन में क्या था उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप क्लियरली लिखवा लो कि जिस असेट पे हम फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करेंगे उस पे हमसे सुपीरियर, हमसे प्रायर कोई फिक्स चार्ज क्रिएट नहीं होगा। या तो आप बोल दोगे एक्सक्लूसिव चार्ज रहेगा, अपन ने बात की थी पेरी पासू, एक्सक्लूसिव, फर्दर चार्ज, तो आप वो क्लियर करवा लो कि या तो एक्सक्लूसिव चार्ज रहेगा या उनको फर्दर चार्ज मिलेगा हमारा पेमेंट होने के बाद, हमसे सुपीरियर किसी को भी आप चार्ज क्रिएट करने नहीं दोगे, ये हमारी पहली कंडीशन है। अगर आपने ऐसा लिखवा लिया तो बाद में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरा, जब भी ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी, फिक्स चार्ज वाले कुछ भी क्लेम करे उससे पहले आप क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कर लेना। तो दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो कॉन्ट्रेक्चुअल लैंग्वेज लिखते टाइम क्लियर कर लो कि कोई हमसे पहले आके चार्ज क्रिएट ना करे, और जब क्रिस्टलाइजेशन की जरूरत पड़े तो आप डिले मत करना, सेफर साइड इमीडिएटली आप वो प्रोसेस कर देना। अगर आपने इतना कर दिया तो ये फिक्स चार्ज होल्डर्स जो आपसे सुपीरियर दिखते हैं वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपसे पहले पैसा क्लेम नहीं कर पाएंगे उस असेट पे जिस पे आपका फ्लोटिंग चार्ज था। आगे है समझ में? ओवरऑल बेसिक बात वही है। अब शॉर्ट में इतना बोल देते कि ध्यान रखना तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, बट पहले पूरी प्रॉब्लम समझा दी कि ऐसा ऐसा होता है, फ्लोटिंग चार्ज वाले टेंशन में रहते हैं, फिर लास्ट में बोला कि अगर बचना है तो ये काम करो। मैंने आपको दोनों ही बातें यहाँ पे बता दी, क्लियर? अब मैं ये चीज इनकी लैंग्वेज से आपको रिलेट भी करा देता हूँ ताकि आप उसको लिंक कर पाओ जो मैंने बोला उसका क्या मीनिंग है, ठीक है? चलो देख लेते हैं। पोस्टपोनमेंट ऑफ अ फ्लोटिंग चार्ज जो टॉपिक है वहाँ पे देखते हैं, उसकी लैंग्वेज से रिलेट कर लो। द क्रिएशन ऑफ अ फ्लोटिंग चार्ज लीव्स द कंपनी फ्री टू क्रिएट अ लीगल एंड इक्विटेबल मॉर्गेज ऑन द सेम प्रॉपर्टी अंटिल द फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइजेज। यही वो थ्रेट है जो बता रहे हैं कि जिस टाइप ऑफ असेट पे आपने फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया है उसमें से किसी स्पेसिफिक असेट पे अगर कंपनी को एक फिक्स चार्ज क्रिएट करना हो तो वो उनके लिए ऑप्शन ओपन रहता है, ऐसा बोला हुआ है, ठीक है? इन जनरल वेयर सच अ मॉर्गेज इज क्रिएटेड इट हैज प्रायोरिटी ओवर द फ्लोटिंग चार्ज विच गेट्स पोस्टपोन्ड। जैसे मैं इन्वेंट्री की बात कर रहा था, तो इन्वेंट्री में से कुछ यूनिट्स पे अगर किसी ने स्पेसिफिक चार्ज क्रिएट कर लिया तो जिसने स्पेसिफिक चार्ज क्रिएट किया वो क्या बोलेगा, बोले भाई ये वाले यूनिट भूल जाओ आप, इन्वेंट्री जो टोटल आपने तो एक इन्वेंट्री के टाइप के ऊपर चार्ज क्रिएट किया ना, बट उस इन्वेंट्री में से जो यूनिट्स आपको दिख रहे हैं ना इस पे मेरा स्पेसिफिक चार्ज है, तो मैं तो ये लेके जाऊंगा, बाकी बचे हुए यूनिट का आपको जो करना है कर लेना, समझ आए? प्रायोरिटी मुझे मिलेगी। तो ये थ्रेट कहीं ना कहीं फ्लोटिंग वालों के ऊपर रहने वाला है। आगे, द फ्लोटिंग चार्ज इज पोस्टपोन्ड इन फेवर ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इफ दे एक्ट बिफोर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटी। जो मैंने आपको बोला कि क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस टाइम पे करवा लेना चाहिए और प्रॉपर अग्रीमेंट पेपर वर्क कर लेना चाहिए। अगर आप मौका चूक गए तो आपसे पहले ये लोग आके पैसा ले जाएंगे, ये उसकी लिस्ट दे रखी है। अब कब ऐसा हो सकता है? पहले बोला अ लैंडलॉर्ड हु डिस्ट्रेन्स फॉर रेंट। डिस्ट्रेन्स फॉर रेंट मतलब कि जो लैंडलॉर्ड है जिसने आपको जगह किराए पे दी है, आप किराया नहीं दे रहे हो और उसको अपना किराया वसूल करना है, तो कहीं ना कहीं इक्विटेबल ट्रांजेक्शन है ना भाई, जगह यूज करने को दी है तो किराया देना पड़ेगा, किराया नहीं दोगे तो वो क्या करेगा? आपका सामान जब्त करके उसको अपनी कस्टडी में लेके बेच के पैसा वसूल करेगा। और आपने देखा होगा कितनी बार लैंडलॉर्ड ये करते हैं, जब टेनेंट बार बार बोलने पे भी रेंट पे नहीं कर रहा है तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? प्रीमाइसिस के ऊपर अपना ताला लगा दो, सामान तो अंदर ही है ना। अब बोले सामान नहीं मिलेगा या तो पैसा देके जाए, सामान बेच के मैं रिकवर करूंगा। आ रहा है समझ में? तो ये वाली सिचुएशन है जहाँ पे लैंडलॉर्ड रेंट को रिकवर करने के लिए ऐसा एक्शन ले सकता है। फिर वो फ्लोटिंग चार्ज वालों की कोई बात नहीं सुनेगा, बोलेगा तुम्हारा फ्लोटिंग चार्ज तुम जानो, मेरा रेंट बाकी है, मेरी जगह यूज की है, मैं इसको पहले बेच के पैसा वसूल करूंगा, जो बच गया ना सामान वो ले जाना, लेकिन पहले मैं रिकवर करूंगा। तो क्रिस्टलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, उसके पहले लैंडलॉर्ड ने आके अपना पैसा रिकवर करने की बात कर दी तो उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो इक्विटेबल बात कर रहा है, सामने उसने जगह यूज करने को दी है तो उसका भी एक राइट बनता है। ये वो पॉइंट हो गया। अ क्रेडिटर हु ऑब्टेन्स अ गार्निशी ऑर्डर एब्सोल्यूट। ये कुछ टर्म आपने सुना है, गार्निशी ऑर्डर? ये कोर्ट की तरफ से एक नोटिस इशू किया जाता है। क्या सिचुएशन है वो समझो, मैं एक जनरल एग्जांपल बताता हूँ, ये पॉइंट वहां पे कवर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया गार्निशी ऑर्डर क्या है। इसमें ऐसा कुछ है, सपोज ऐसा है कि मैंने आपसे बहुत सारा पैसा उधार लिया हुआ है और वही डेट क्रिएट हो गया मेरे ऊपर। अब मैं आपका पैसा पे नहीं कर पा रहा हूँ या कर नहीं रहा हूँ, वट एवर इट इज, आप मेरे खिलाफ कोर्ट में चले गए फॉर रिकवरी। अब रिकवरी के लिए कोर्ट आपकी कैसे मदद करेगा? मेरी असेट्स को बेच के, कस्टडी में लेके बेच, उसको बैंकरप्ट की तरह मुझे डिक्लेयर करके, वाइंड अप करके आपका पैसा रिकवर करवाएगा। अब इसमें सिचुएशन ये कि किसी भी इंसान की बैलेंस शीट में दो कैरेक्टर होते हैं, एक डेटर होता है, क्रेडिटर होता है, ठीक है? क्रेडिटर आप हो, आपने मुझे पैसा उधार दिया हुआ है, ठीक है? मेरे कुछ डेटर्स भी तो होंगे जिनसे मुझे पैसे रिकवर करने होंगे, ये भी तो हो सकता है। क्लियर है ये चीज, ठीक है? अब इस सिचुएशन में जब आप कोर्ट के पास हेल्प मांगने गए कि सर इनसे पैसे रिकवर करवा दो, हमारा पेमेंट नहीं कर रहे, कोर्ट ने मेरे अकाउंट्स मंगवाए, डॉक्यूमेंट्स देखे और उसमें पता चला कि मेरे भी डेटर्स हैं, मुझे कुछ लोगों से पैसे लेने भी है, ठीक है? समझ आया? अब इस सिचुएशन में कोर्ट उन लोगों को ऑर्डर इशू करेगा जो मेरे डेटर है, और उनको क्या ऑर्डर देगा? ऑर्डर ये देगा कि आप डेटर होते हुए इनको पैसे पे मत करना, आप पैसे इनको पे करना। समझ आ रही है बात? तो मेरा डेटर मुझे नहीं पे करेगा, मेरे क्रेडिटर्स को पे करेगा।
क्यों ऐसा करेगा वो? क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है और कोर्ट उसके नाम का डायरेक्ट नोटिस इशू करेगा कि भाई आपको हमने ऑर्डर इशू कर दिया है कि अब गलती से भी आप इस पर्सन को पेमेंट नहीं करोगे क्योंकि खुद डिफॉल्टर है। अगर आप इसको पैसे दोगे तो ये बाकी लोगों को आगे पेमेंट नहीं कर रहा है, आप डायरेक्ट उन पार्टीज को पेमेंट करो जिनको इनसे पैसा लेना है। समझ में आ गया? तो आपको मुझसे पैसा वसूल करना था ना, आप मुझसे नहीं डायरेक्टली मेरे डेटर से वसूल कर सकते हो और मेरा डेटर मुझे पे करने के बदले डायरेक्टली आपको पे करेगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है उसके नाम पे। अब अगर उसने कोर्ट का ऑर्डर मिलने के बाद भी मुझे पेमेंट कर दिया ना, तो उसने भी एक क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया, ये बात हो जाएगी। कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो ना करने का चार्ज उसके ऊपर लगेगा और फिर हो सकता है कोर्ट उससे और पैसा भी रिकवर करे। और अगर उसने आपको पैसा चुका दिया कोर्ट के कहने पे, तो मैं बाद में उससे वापस रिकवरी कर सकता हूँ। मैटर खत्म होने के बाद फिर मैंने उसको बोला आपने उनको पैसे दिए, मुझे थोड़ी ना दिए, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। वो बोलेगा डबल पेमेंट थोड़ी ना करूंगा, कोर्ट का ऑर्डर था, हमने उनको पे कर दिया, मेरा तो हिसाब क्लियर हो गया, जितना देना था मैं दे चुका हूँ, अब मैं और कुछ भी पे करने के लिए लायबल नहीं हूँ। तो ये बात सही है। तो जो थर्ड पार्टी है वो आपको पे कर रही है कोर्ट के कहने पे, अब वो मुझे वापस पे नहीं करने वाली। जितना मेरी तरफ उनका पैसा देना बनता था वो उन्होंने आपको दे दिया, उनका हिसाब भी सेटल हो गया। क्लियर? तो जो कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया ना थर्ड पार्टी को कि डायरेक्ट इनको पेमेंट करो, ये ऑर्डर को अपने गार्निशी ऑर्डर बोलते हैं। और गार्निशी ऑर्डर एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब विदाउट कंडीशन, एब्सोल्यूट का मतलब अनकंडीशनल, कि कोई कंडीशन नहीं रखी है, चुपचाप इनको पैसे दे दो, बाकी की सारी बातें भूल जाओ। दैट इज गार्निशी ऑर्डर एब्सोल्यूट। ठीक है? आपको अपने वर्ड्स में अगर इसके बारे में कुछ लिखना है वहां पे आप लिख लो 2 मिनट लेके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम याद आना चाहिए पढ़ो तो वो पॉइंट है, हिंदी में गुजराती में जैसे लिखना है लिख लो। बोलो, मीनिंग क्लियर? समझ आ गया? गार्निशी ऑर्डर क्या है? ये एक सिचुएशन हो गई। थर्ड पॉइंट देखना, जजमेंट क्रेडिटर। जैसे जैसे आप ये पॉइंट पढ़ते जाओगे ना, आपको फ्लोटिंग चार्ज से डर लगने लगेगा कि सिर्फ नाम का है, काम का नहीं है, कोई भी आके हमसे पहले पैसा ले जाता है। आपको यही फीलिंग आएगी जब तक वो एंड में सॉल्यूशन वाला पॉइंट ना आ जाए, तब तक ऐसा लगेगा। तो ये सिचुएशंस बता रहे हैं। अ जजमेंट क्रेडिटर हु अटैचेस द गुड्स ऑफ द कंपनी एंड गेट्स देम सोल्ड। जजमेंट क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? कोर्ट का जजमेंट जिसके फेवर में गया उसको जजमेंट क्रेडिटर बोलेंगे, और जिसके अगेंस्ट में गया ना उसको जजमेंट डेटर बोलेंगे। ये टर्म JIGL में भी चैप्टर में कवर हो रहा था, सिविल क्रिमिनल वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें टर्म आ रहा था, जजमेंट डेटर, जजमेंट क्रेडिटर। और डेक्री ऑर्डर वाला जो पॉइंट नहीं था उसमें ये टर्म आ रहा था। जिनका बाकी आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने पढ़ा था आपको याद आना चाहिए। डेक्री ऑर्डर जजमेंट, बीच में टर्म आ रहा था जजमेंट डेटर, डेक्री होल्डर, तो ये उससे रिलेटेड है जजमेंट क्रेडिटर। सिंपल टर्म्स में जिसके फेवर में डिसीजन आया जजमेंट क्रेडिटर, जिसके अगेंस्ट में गया जजमेंट डेटर। इतना तो आपको क्लियर हो ही जाएगा, उतना ही मीनिंग है। तो एक जजमेंट क्रेडिटर जिसके फेवर में डिसीजन आया कि भाई पैसा रिकवर कर लो, वो आपकी कंपनी के गुड्स बेच के पैसा रिकवर कर सकता है। अगर डिबेंचर होल्डर्स या फ्लोटिंग चार्ज होल्डर्स ने टाइम पे एक्शन नहीं लिया तो ये लोग आके अपना राइट यूज करके चले जाएंगे। तो मैंने आपको बोला अगर अपना काम आपने टाइम पे नहीं किया तो, बट अगर फ्लोटिंग चार्ज वाले पहले ही क्रिस्टलाइज करवा देते हैं तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सॉल्यूशन भी है साथ में। आगे बढ़ते हैं। द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी एज वेल एज अदर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप जब होता है, कंपनी बंद होती है, इसका प्रोसीजर हम आगे देखेंगे, लेकिन लास्ट के चैप्टर्स में है, 21 चैप्टर में कवर होगा। उसमें उन्होंने बताया कि आप कंपनी की सारी एसेट बेच के पैसा इकट्ठा करो। पेमेंट करते टाइम एक सीक्वेंस फॉलो करना है, पहले किसको पे करना है, बाद में किसको पे करना है। तो कंपनी के एम्प्लॉइज जो है वो प्रेफरेंशियल कैटेगरी में आते हैं, मतलब उनका पैसा अगर कुछ बाकी है तो वो सबसे पहले देना पड़ेगा। दे आर इक्विवेलेंट टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फर्स्ट लेवल पे मानते हैं उनको। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ साथ प्रेफरेंशियल लेवल पे उनको ट्रीट किया जाता है। इसमें गवर्नमेंट के टैक्सेस, एम्प्लॉयज की सैलरी, वेजेस, ये सारे अमाउंट जो है 5-6 चीजें उसके अंदर लिस्टेड है जो इस लेवल पे देखी जाती है। तो वो लोग भी हो सकता है फ्लोटिंग चार्ज से पहले आके आपका जो अमाउंट है वो क्लेम करने आ जाए और फ्लोटिंग चार्ज होल्डर्स देखते रह जाए, उनका पैसा ना मिले, ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। नेक्स्ट, द सप्लायर ऑफ द गुड्स टू द कंपनी अंडर हायर परचेज अग्रीमेंट। हायर परचेज अग्रीमेंट का क्या होता है? जिसने आपको लोन पे या किराए पे गुड्स दे दिए कि EMI में पेमेंट कर देना, EMI पे करना बंद कर दो कि गुड्स उठा के लेके जाएंगे, जैसे बैंक लोन में होता है। तो ये हायर परचेज की बात हो रही है। तो हायर परचेज वाला जो स्पेसिफिक लोन देता है ना, आप गाड़ी खरीदते हो तो बैंक वाला जो आपको लोन दे रहा है वो गाड़ी के अगेंस्ट ही तो दे रहा है। अगर आप पैसा नहीं भरोगे गाड़ी उठा के लेके जाएंगे। अब जब वो गाड़ी उठा के लेके जाएंगे तो उस गाड़ी पे किसी और का फ्लोटिंग चार्ज वो एक्सेप्ट करेंगे क्या? बोले भाई हमने इसी गाड़ी के अगेंस्ट पैसा दिया है, अब ये पेमेंट नहीं कर रहे तो हम तो असेट लेके जाने वाले हैं ना, आपका फ्लोटिंग चार्ज आप देख लो आपको क्या करना है। समझ आया? क्योंकि एक तो फ्लोटिंग है, इनएक्टिव है, डॉर्मेंट है, हमारा चार्ज तो एक्टिव है ना, हम पहले एक्सरसाइज करेंगे, आप देखो आपको कैसे रिकवरी करनी है। तो वो भी आपसे पहले आके अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, पॉसिबल है। फिर आगे बोला था डिबेंचर होल्डर्स विद अ फ्लोटिंग चार्ज डू नॉट देयरफॉर एंजॉय द सेम राइट एज सिक्योर्ड। ये मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि फ्लोटिंग वाले उतने सिक्योर्ड नहीं होते जितने स्पेसिफिक या सिक्योर्ड चार्ज वाले या फिक्स चार्ज वाले होते हैं। वो पॉइंट तो आएगा। द डीड क्रिएटिंग द फ्लोटिंग चार्ज में हाउएवर कंटेन अ क्लॉज
restricting the power of the company to create charges in priority to और pari passu with it। अब आई सॉल्यूशन की बात, अभी तक डराए जा रहे थे। अब बोला है कि अगर डिबेंचर होल्डर्स या जो भी फ्लोटिंग चार्ज होल्डर्स हैं वो अगर चाहें तो डीड बनवाते टाइम उसमें क्लियर करवा सकते हैं कि भाई जो भी चार्ज क्रिएट होगा किसी भी असेट पे वो हमारे बराबर या हमसे ऊपर नहीं होना चाहिए, हमारे बाद होगा तो एक बार चलेगा। जैसे फर्दर चार्ज जिसको अपने बोलते हैं सेकंड मॉर्गेज वाले केस में कि पहले मुझे पैसा दे दो, फिर अगर बचेगा तो जिसको लेके जाना है मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मेरा पेमेंट सिक्योर होना चाहिए। पेरी पासू होगा तो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, सामने वाला मेरे से सुपीरियर हो गया तो मेरा नुकसान कर देगा। तो इससे बेटर है कि या तो किसी और के फेवर में चार्ज क्रिएट ना हो या मेरे बराबर ना हो, मेरे बाद हो, तो उसमें मुझे कोई थ्रेट नहीं है। तो ऐसा आपको पहले क्लियर करवा लेना चाहिए। ये सॉल्यूशन दे दिया उन्होंने। बट इवन इन सच अ केस अ पर्सन हु टेक्स मॉर्गेज विदाउट द नोटिस ऑफ फ्लोटिंग चार्ज गेट्स प्रायोरिटी, बट सच अ कंटिंजेंसी कैन बी सेफगार्डेड बाय रजिस्टरिंग अ चार्ज। अगेन प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन साइमल्टेनियसली दे रहे हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने प्रॉपर्टी खरीदी और उसको नहीं मालूम था कि इस प्रॉपर्टी पे किसी का चार्ज क्रिएटेड है, तो वो चार्ज की लायबिलिटी बाद में एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बात हमने डिस्कस की थी जब अपने अभी चार्जेस वाले टॉपिक में आगे पढ़ रहे थे। मैंने आपको बोला था कि अगर आपने चार्ज क्रिएट करके रख दिया वो इनफ है या रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है? रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अगर आपने चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया तो लिक्विडेटर या क्रेडिटर उस चार्ज को एक्सेप्ट करेंगे नहीं। हमने टर्म देखा था वॉइड अगेंस्ट द लिक्विडेटर, वॉइड अगेंस्ट द क्रेडिटर। चार्ज आपने क्रिएट करवा लिया होगा, आपकी बात ठीक है, लेकिन हम उसको मान नहीं सकते क्योंकि जब तक आरओसी उसको रजिस्टर नहीं करेगी वो चार्ज लीगली एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आपने पैसा दिया है, आपको पैसा वापस मिलना चाहिए, लेकिन कौन सी कैटेगरी में मिलेगा? अनसिक्योर्ड वाली में। ये उसी से रिलेट कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट बोल दिया फिर से आगे। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 80 वेयर अ मॉर्गेज और चार्ज ऑन एनी प्रॉपर्टी और असेट of a company or any of its undertaking is required to be registered and has been so registered, any person acquiring such property, asset, undertaking or any part thereof or any interest or share therein shall be deemed to have notice of charge। ये बात हुई थी पीछे, सेक्शन 80 पहले ही कवर कर लिया अपन ने। उसमें हमने देखा था कि अगर आप कोई असेट किसी कंपनी से परचेज कर रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्यू डिलिजेंस करना, आरओसी की वेबसाइट पे रजिस्टर चेक करना कि क्या ये प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चार्ज क्रिएटेड है। अगर है और रजिस्टर्ड है तो आपको वहीं से मालूम पड़ जाएगा, तो आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। आपने वेरीफाई नहीं किया फिर बोले मुझे पता नहीं था, तो ये गलती आपकी है कि आपने वेरीफाई नहीं किया, जबकि अवेलेबल था, पब्लिक डोमेन में डेटा अवेलेबल था, फिर भी आपने वेरीफाई नहीं किया। तो वही बात यहाँ पे रिपीट कर दी, ठीक है। नेक्स्ट, रिस्ट्रेंट ऑन द पावर टू क्रिएट चार्जेस विद प्रायोरिटी टू अ फ्लोटिंग चार्ज। ये एग्जैक्टली वही टॉपिक रिपीट हो रहा है जो मैंने आपको ऊपर समझा दिया। जस्ट मैंने अभी आपको पेरी पासू वाला पॉइंट बोला कि आप क्लॉज रखवा सकते हो कि भाई इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ असेट पे कोई भी ऐसा चार्ज क्रिएट ना हो जो मुझसे सुपीरियर हो या मेरे बराबर हो। अगर आपने ऐसा लिखवा दिया ना तो ये सारा प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा, कहीं इशू आने वाला नहीं, ठीक है। तो अब ये लैंग्वेज आप पढ़ोगे तो आपको ऊपर वाले पॉइंट्स रिलेट हो जाएंगे, अब जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद वाला जो पॉइंट है उसमें भी वही स्टोरी रिपीट है। इनवैलिडिटी ऑफ अ फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज जब तक क्रिस्टलाइज नहीं होगा तब तक कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि बार बार बोल रहे हैं डोरमेंट है, इनएक्टिव है, तो एक्टिवेट करवाओ तो सही उसको, जब तक नहीं करवाओगे उसका कोई पावर नहीं है। वो बात यहाँ पे रिपीट की है, वो गार्निशी ऑर्डर, वो सारे टर्म्स भी फिर से समझाए हुए। उसके बाद 332 बोला है, वो देख लेते हैं। 332 में एक अच्छा पॉइंट है, वो 12 मंथ्स वाली जो कंडीशन है ना, उसमें ऐसा बोला कि सपोज ऐसा है कि कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कंपनी में कि जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है एज अ इन्वेस्टर, एज अ क्रेडिटर, कि भाई मेरे जो भी इन्वेस्टमेंट्स है कंपनी में उसके ऊपर एक थ्रेट आ गया है कि शायद मेरा पैसा डूब जाएगा। और जैसे ही आपको ये पता चला, आपने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए अब जाके उस असेट के ऊपर, कंपनी कोई पर्टिकुलर असेट के ऊपर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करवा लिया। और ये फ्लोटिंग चार्ज आपने क्रिएट रिसेंटली करवाया, मतलब कंपनी वाइंडिंग अप में अभी जा चुकी है। कंपनी जिस दिन वाइंडिंग अप में गई ना, उसके जस्ट प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में आपने कंपनी की असेट पे फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करवाया, जो ओरिजिनली या इनिशियल स्टेज से नहीं था। जब आपने कंपनी को पैसा उधार दिया या उसमें रिस्क लिया, तब आपने कोई फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट नहीं कराया था। अब कंपनी आज वाइंडिंग अप में चली गई, लास्ट 12 मंथ्स की जब डिटेल निकाली तो पता चला कि आपने रिसेंटली कुछ महीनों पहले ऑल ऑफ अ सडन फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करवा लिया। इसका मतलब ये है कि आपको मालूम पड़ गया था कि पैसे डूबने वाले हैं और पहले से आपने कोई सिक्योरिटी नहीं की। अब लास्ट में जाके जब पैसे डूबने वाले थे उसके पहले जस्ट आपने फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करवाया। अब आप सोचो कि इस सिचुएशन में बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं, बाकी जो रिस्क टेकर्स हैं, उनका रिएक्शन क्या होगा। काफी लोगों ने पहले से फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज, स्पेसिफिक चार्जेस क्रिएट करवाए होंगे और वो पहले से सिक्योर्ड कैटेगरी में बैठे थे स्टार्टिंग से। आपने क्या किया, ये वो बात हो गई कि लोग लाइन में लगे, आप साइड पे से आके सीधा काउंटर पे चले गए, वो बेचारे लाइन में ही खड़े, बोले हमें भैया पहले पैसा दो। बाकी लोग क्या बोलेंगे, बोले हमने पहले से दिमाग लगाया, हमने असेट के ऊपर चार्ज स्टार्टिंग से क्रिएट कराया, अब कंपनी डूबने वाली है, सबको पता है। आप 2 दिन पहले आके चार्ज क्रिएट करोगे तो आप हमसे आगे जाके थोड़ी ना खड़े रह सकते हो, पीछे जाओ।
समझ में आया? क्योंकि पहले हमने सिक्योरिटी की थी, आपने नहीं की थी। तो ऐसी सिचुएशन में लास्ट मोमेंट पे अगर चार्जेस क्रिएट किए जाते हैं और ये प्रूव हो जाता है कि आपने चार्जेस इसलिए क्रिएट किए बिकॉज आपको आइडिया लग गया था कि बात वाइंडिंग अप की तरफ जा सकती है, तो जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, जो आज भी अनसिक्योर्ड है, उनके साथ आपने चीटिंग कर ली और आप सिक्योर्ड वालों को भी परेशान कर रहे हो। आप भी सोचो, लाइन में ना आगे सिक्योर्ड वाले खड़े, पीछे अनसिक्योर्ड वाले खड़े, और आप क्या कर रहे हो ना, सारे अनसिक्योर्ड वालों को क्रॉस करके फ्लोटिंग वाली कैटेगरी में बीच में आके खड़े हो गए। तो पीछे लोग खड़े हैं, आपको आगे आने देंगे? बोले पीछे जाके खड़ा रहे, तू भी अनसिक्योर्ड है। समझ में आ गया? ये फ्लोटिंग चार्ज माना नहीं जाएगा। ये तो जब पता चला कंपनी डूबने वाली है, 2 दिन पहले फ्लोटिंग चार्ज रजिस्टर करा के तो पूरा अनसिक्योर्ड वाले ग्रुप को क्रॉस करके आगे जा रहा है, ये नहीं चलेगा। सिक्योर्ड वाले तो आपको आगे आने नहीं देंगे, बोले आप फ्लोटिंग वाले हो, पीछे खड़े रहो। अनसिक्योर्ड वाले को बोलेंगे बीच में आना ही मत, तू अनसिक्योर्ड ही है, तू लास्ट में जाके खड़ा रहे जैसे हम खड़े हैं। जब पैसा हमें मिलेगा ना तभी तुझे मिलेगा, तेरा फ्लोटिंग चार्ज हम अग्री नहीं करेंगे। तू हमसे पहले पैसे ले जाएगा और हमारा पैसा डूब जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये ओवर स्मार्ट बनने जाओगे ना यहाँ पे तो बात नहीं बनेगी। ये यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया। अब देखो सेक्शन की लैंग्वेज क्या बोल रही है। 332 का रेफरेंस है, अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन द अंडरटेकिंग और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी व्हिच इज क्रिएटेड विद इन 12 months immediately preceding the commencement of winding up shall be invalid unless it is proved that the company was solvent immediately after the creation of charge। अगर ये आप प्रूव कर देते हो कि 12 महीने में मैंने लास्ट में चार्ज क्रिएट किया, वो कोई क्राइम थोड़ी ना है। और तब जब मैंने चार्ज क्रिएट किया, बताओ ऑफिशियली रिकॉर्ड्स के बेस पे कहाँ ऐसा कोई प्रूफ था कंपनी वाइंडिंग अप में जाने वाली है? अगर ऐसा कोई प्रूफ नहीं था और कंपनी परफेक्टली सॉल्वेंट थी तो उसे ये पता चलता है कि आपने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया, जेन्युइनली आपको बाद में लगा होगा कि चार्ज क्रिएट कर देना चाहिए, आपने करवा लिया, और तब कोई इंसॉल्वेंसी का प्रॉब्लम ऑन पेपर अकाउंट से रिकॉर्ड से नहीं दिख रहा था, तो उस सिचुएशन में आपका चार्ज वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर दिख रहा था कि इंसॉल्वेंसी की तरफ कंपनी बढ़ चुकी है, फिर आपने चार्ज क्रिएट किया, तो वो इनवैलिड होगा। तो इफ एंड देन वाली सिचुएशन है और एकदम रियल लाइफ सिचुएशन है कि इसमें क्या होना चाहिए, जैसा बोला है उस बेसिस पे हमें भी फिर आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब अलग सिचुएशन है इसके बाद, ये भी एकदम प्रैक्टिकल है, आपको क्लियर हो जाएगी। बोला द चार्ज विल बी वैलिड टू द एक्सटेंड द अमाउंट ऑफ एनी कैश पेड टू द कंपनी at the time of or after the creation of and in consideration for the charge together with interest on that amount at 5% per annum or such other rate as may be notified by the central government। यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि जो लास्ट 12 महीने की बात निकाली जा रही है, लास्ट 12 महीने में हमने कंपनी को पैसा दिया है और उस पैसे देने के बदले हमने चार्ज क्रिएट किया है, और कहीं ना कहीं हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करने भी वाले थे और आज भी हम इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस मांग रहे हैं। तो आप एक बात समझो, अब इसमें बाकी के लोग आपके ऊपर ये ब्लेम कर रहे हैं कि आपको तो पता था कंपनी डूबने वाली है इसलिए आपने चार्ज क्रिएट किया। तो आपका एक सिंपल सा जवाब ये होगा कि अगर मुझे पता ही था कि कंपनी डूबने वाली है तो मैं कैश में उनको और पैसा क्यों देता? समझ आ रही है? तो मैंने पैसा देने के बाद चार्ज क्रिएट करने की बात की और मैंने उसके लिए और पैसा दिया है कंपनी को, तो मैं डूबती हुई कंपनी में पैसा डालूंगा जस्ट चार्ज क्रिएट करने के लिए और अपना पैसा ब्लॉक करने के लिए? ऐसा कौन करता है? कहीं ना कहीं ये जो क्रेडिटर है, ये कंपनी को जो कैश में पेमेंट कर रहा है, मतलब लोन दे रहा है, वो लोन देना ही ये क्लियर कर रहा है कि उसको इंसॉल्वेंसी का कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि जिसको फ्यूचर इंसॉल्वेंसी का थ्रेट होता है वो उस कंपनी में और पैसे नहीं लगाता। समझ में आ गया? तो आपका कैश में पैसा देना आपके पॉइंट को प्रूव कर देता है। और इस सिचुएशन में अगर आप चार्ज क्रिएट कर भी रहे हो तो इट इज ओके, और उस पर आपने बोला हुआ था कि मुझे इंटरेस्ट चाहिए, तो कुछ इंटरेस्ट के साथ भी आप पैसा वापस मांग रहे हो तो भी चलेगा, और नॉमिनल 5% पर एनम का रेट बोला है। इतना रेट तो बोरोइंग पे कोई भी चार्ज करेगा, कोई भी पैसा अगर मनी लेंड कर रहा है तो इतना इंटरेस्ट तो मांगेगा ना। तो इतने इंटरेस्ट के साथ आप अपना राइट एक्सरसाइज करने की बात कर सकते हो कि मुझे मेरा पैसा तो वापस चाहिए लेकिन साथ में इतना इंटरेस्ट भी चाहिए, तो उतना आप मांग सकते हो, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये पेमेंट करना ही बता रहा है कि यू आर नॉट अवेयर कि कंपनी इंसॉल्वेंसी की तरफ जा रही है, अदरवाइज कोई भी समझदार इंसान पैसे नहीं देता। आपने अपना पॉइंट उसी से प्रूव कर दिया। आया? क्लियर हो गया? तो ये 12 मंथ्स वाली कंडीशन है, 5% वाली, ये दोनों पॉइंट आप स्टार मार्क करके रखना, अच्छे पॉइंट्स है। एग्जाम में क्वेश्चन बनाना हो तो कोई भी पेपर चेकर या पेपर सेटर ये पॉइंट को यूज कर सकता है। तो आप लास्ट डे पे रिवाइज करके जाओगे और याद होगा तो अच्छा है, बाकी ऊपर के 2 पॉइंट्स तो रिपीट थे, बाकी सारे पॉइंट्स कंप्लीट है। बस एनेक्स्चर्स ही देखना है, बाकी सेक्शन तो सारे आपके कवर हो चुके हैं। तो इसके साथ आपका ये जो रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक है, चैप्टर नंबर 5, ये क्लियर हो चुका है। यहाँ पे कुछ आपको नहीं समझ आया, कुछ पूछना है तो बोलो। पता चला यहाँ तक? क्लियर है?